नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल सेब राज्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेब का सबसे अधिक उत्पादन होता है और सेब को नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से सेब के उत्पादन में काफ़ी कमी देखने को मिल रही है और परागण संबंधी समस्याएं भी काफ़ी देखने को मिल रही हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी के कारणों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनका प्रबंधन किया जा सकता है। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश कुमार डिम्पल पांडता जी, जो कि UHF नौणी सोलन में प्रबंधन बोर्ड के सदस्य हैं और साथ ही प्रगतिशील किसान भी हैं। सर, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आज हम परागण संबंधी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेबों में परागण का महत्व क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी फल अगर हम उगा रहे हैं, अगर परागण नहीं होगा तो शायद फ्रूट सेट नहीं होगा हमारा, जैसा कि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमारा किसान बागवान इस चीज़ से अछूता रह रहा है और समझ नहीं पा रहा है। परागण जो हमारे सेब है, और मुख्यतः हमारा यहाँ पर लाल सेब पैदा किया जाता है, जो जिसको रेड डिलीशियस एप्पल भी बोला जाता है। तो जो ये रेड डिलीशियस एप्पल है, उसके लिए हमारे को क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। एक जो फूल होता है, फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, मगर होना तो ऐसा चाहिए था कि मेल पार्ट फीमेल पार्ट के ऊपर गिरे और सीड जर्मिनेशन हो, फर्टिगेशन हो। मगर जो लाल सेब है हमारा, उसमें समस्या ये कि वो क्रॉस पॉलन मांगता है। जैसे कि क्रॉस पॉलिनाइजर वैरायटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें हमारा मुख्यतः है रेड गोल्डन, गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, इस तरह के पॉलिनाइजर वैरायटीज आती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल रहता है वो रहता है पॉलिनेटर्स का, क्योंकि एक फूल से दूसरे फूल पर उसको कैरियर करने के लिए भी हमारे पास हमारे प्रेडिटर्स है, तो जिसमें हमारा सबसे बड़ा रोल रहता है मधुमक्खी का, तितली का, और भी जितने अन्य पेस्ट है जो भी फूल टू फूल बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई बगीचों में हमने उचित व्यवस्था करनी इस चीज़ों के लिए। जैसे ही हमारे बगीचों में 10% के करीब फूल आ जाता है, वैसे ही बागवान साथी मधुमक्खियों के बक्से अपने बगीचों में लगा ले, और लगाते हुए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि जो मधुमक्खी के रोल को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो रोल प्ले करते। उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम मधुमक्खियों के बक्से लाते हैं, जिस शाम को हम रखते हैं, जैसे कल से काम शुरू करना है, तो सबसे पहले 10% तक फूल खिले होने चाहिए। उसके बाद बागवानों को क्या करना चाहिए कि कुछ फूल रेड डिलीशियस के लेके उसको अंदर उसके केसर को झाड़ना चाहिए। अच्छा, बॉक्स के अंदर मधुमक्खियों का आपने देखा होगा कि सुना होगा कि कोई छिचड़ी का शहद है, कोई दूसरा शहद है, वो कैसे पॉसिबल है उसी पर्टिकुलर फूल पे। मधुमक्खियों का एक चीज़ होती है, जिस फूल पे वो बैठना शुरू करती है, जब तक वो फूल ख़त्म नहीं होता तब तक वो उसी फूल पे बैठेगी। तो इसीलिए सेब में के जब हम परागकण उसमें गिराएंगे, तो नेक्स्ट डे से मधुमक्खी सीधा आपके सेब के फूल पर ही बैठनेगी। तो इन चीज़ों का खासतौर पर बागवानों को ध्यान रखना चाहिए परागण के समय। जी, तो सर, जैसे आपने ये बताया कि किस तरह से मधुमक्खी को हमें बॉक्स में रखना चाहिए और कब रखना चाहिए बेसिकली, लेकिन अगर हम बात करें परागण प्रक्रिया की, तो कौन कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे परागण होता है सेबों में? परागण के लिए सबसे ज़रूरी तो हमारे प्रीडेटर्स हो गए कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले पॉलिनाइज़र लगाने चाहिए बगीचों में, और पॉलिनाइज़र वैरायटी जो मैंने आपको बोला, गोल्डन, रेड गोल्डन, ग्रैनी स्मिथ, उसकी तादाद पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि फार्मर को लगभग 25 से लेकर 30% तक परागण किस्में लगानी पड़ेगी। अच्छा। तभी जाके आपका पूरा पॉलिनेशन की प्रक्रिया को किया जा सकता है। उसके साथ साथ मधुमक्खियों का सबसे बड़ा रोल, और तितलियां या किसी भी अन्य तरह का पेस्ट जो आपके बगीचों में रहता है, वो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को पूरा करता है। हवा से भी ये काम होता है। इसके साथ साथ फार्मर को एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो ये प्रेडिटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से हम ना मारे।
जी। क्योंकि जानकारी के अभाव के कारण हमारा बागवान पेस्टिसाइड की ओर या किसी अन्य प्रकार के केमिकल की ओर, स्प्रे की ओर जाता है, जी। जिससे वो प्रक्रिया बाधित होती है। तो सर जैसे आपने बताया कि उसमें ध्यान देना चाहिए ताकि इंसेक्टिसाइड ना डालें, लेकिन जैसे अगर हम प्रक्रिया की बात करें, पॉलिनेटर्स तो है ही जो कि उसको जो परागण है उसको एक फूल से दूसरे फूल में ले जाने में मदद करता है। उसके अलावा आजकल हम देखते हैं हैंड पॉलिनेशन का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो वो सेबों में कितना कारगर साबित हो सकता है और उसका क्या ये पॉसिबल है सेबों में? बागवानों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम हैंड पॉलिनेशन की ओर जाने से पहले ही अपनी तैयारी कर ले। सबसे पहले पॉलिनाइजर वैरायटी का पूरे मात्रा में लगा दे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अगर इमरजेंसी में है तो बागवान क्या कर सकते हैं कि जो फूल है गोल्डन का, रेड गोल्डन का या ग्रैनी स्मिथ का, उसको तोड़ के जो आपका रेड डिलीशियस है उसको टच करते हुए भी आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। और ये बहुत पुरानी प्रक्रिया है। इसको आप एक तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह भी देख सकते हैं कि आपने डायरेक्ट पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूरा किया है। तो ये कार्य भी बागवान अपने बगीचों में कर सकते हैं। जी। तो सर परागण प्रक्रिया को बाधित करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा जो बाधित करता है वो करता है मौसम। अच्छा। अगर लगातार बारिश रहेगी या पाला पड़ेगा आपके बगीचों में, तो जो हनी बीज है या दूसरे अन्य पेस्ट है वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। सबसे ज्यादा रोल तो रहता है मौसम का, जिसमें हमारा पाला सबसे ज्यादा डैमेज करता है खिले हुए फूल को। तो उसके साथ साथ अगर अभाव है आपके पास पॉलिनेटर्स का, जिसमें हनी बी, मधुमक्खियां होती है, तो वो भी इसको प्रभावित करती है। जी। तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पॉलिनेटर्स जो पॉलिनेटर करता है और उनकी ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि पाला ना पड़े। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए कुछ ऐसे न्यूट्रिशन भी आते हैं जिससे आप इसको पूरा कर सकते हैं, जिसमें हमारा बोरॉन आ गया, जिंक आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ये भी एक रोल प्ले करते हैं। आज के दौर में पीजीआर जो जिब्रेलिक एसिड है, GA4 GA7 वो भी उस प्रक्रिया में मदद करता है, पाला से बचाता है आपके फूल को। जो फ्लक्चुएशन है क्लाइमेट की, ठंडा और गर्म का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है, तो उस प्रक्रिया में वो भी मदद करता है। जी। तो सर हम देखते हैं कि जो पाला है उसको कम करने के लिए ज़्यादातर धुएं का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन धुएं से जो है क्या ऐसा पॉसिबल है कि मित्र कीट भी भाग जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम इसको रात्रि के समय या सुबह के समय करते हैं इस प्रक्रिया को। तभी हम किसानों से हमेशा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, विदेशों में तो अलग अलग प्रक्रिया से किया जाता है कि जो हम वेस्ट होता है हमारे, जिसको हम छिट्टा बोलते हैं अपने पौधों का, उस वक्त किसान उसको उसी वक्त जला देता है, जिससे पर्यावरण पे तो दुष्प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि टेम्परेचर हायर साइड पे होता है, सर्दी का समय होता है बरसने का। तो हम फार्मर से ये भी बोलते हैं कि अगर डिकम्पोस्ट कीजिए उसको। अगर डिकम्पोस्ट नहीं करते आप, तो आजकल का सही समय था कि खाली जगह में उसको रख के सुबह के समय आपको पाला पड़ने की अगर गुंजाइश लगती है तो आप उसको बर्न कीजिए, तो क्लाइमेट में आपके पाला नहीं पड़ेगा। ये भी एक प्रक्रिया है। जी। तो सर आजकल और कौन कौन सी मुख्य समस्याएं जो है वो किसानों को देखने को मिलती हैं? आजकल की जो सबसे मुख्य समस्याएं रहती है, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि इस वर्ष फूल बहुत कम आ रहे हैं बगीचों में। साल दर साल हम देख रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक किसान होने के नाते हम प्रशासन या सरकारों पे डिपेंड ना रह के कि अपने पर्यावरण को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। पेड़ पौधे, जंगली पेड़ पौधों को, जंगलों को कैसे बचाएं, क्योंकि अगर वनस्पति नहीं होगी हमारे पास, जंगली वनस्पति नहीं होगी, हमारे पास टेम्परेचर नहीं होगा, क्लाइमेट नहीं, तो हम कैसे सेब को पैदा करेंगे। तो हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ साथ जो दूसरी बीमारियां हैं उसमें आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले से चर्चा चली है सोशल मीडिया के माध्यम से कि माइट का भी प्रकोप आ गया। तो ये जो माइट है, ये नौणी विश्वविद्यालय के लिए भी एक हैरान करने वाली बात है कि जो माइट जून जुलाई अगस्त में
ज़्यादा एक्टिव रहती थी वो इतनी जल्दी कैसे आ गई। और अलग अलग क्षेत्र की मैं बात करूं, कुल्लू के क्षेत्र की बात करूं, रोहड़ू, जुब्बल, कोटखाई, शायद ही कोई ऐसी जगह बची होगी जहां पर माइट ने अटैक नहीं कर दिया। तो ये सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी है। और हमें ये भी लगता है कि एक जो स्प्रे सारणी है नॉनी यूनिवर्सिटी के द्वारा वो एक कई सालों से सेम चल रही है। तो आप देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे आप रेगुलर कोई उसको मैनेजमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसने अपना समय बदल दिया है। हमें ये लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो पीछे आ गया। अब यहाँ पर नॉन यूनिवर्सिटी को भी देखना पड़ेगा कि अपने शेड्यूल को रिव्यू करे द्वारा से के समय के साथ साथ। जी, तो सर जैसे आपने माइट का खतरा बताया जो कि पहले जून, जुलाई, अगस्त में आता था पर अब जल्दी आ चुका है फूलों के टाइम पे ही, जैसे आजकल हम देखते हैं फूल आ रहे हैं। तो माइट में किस तरह से लोग पहचान करें कि माइट का खतरा है? हो सकता है कुछ लोगों को पहचान ही नहीं है इस बीमारी की या अटैक की। जो नॉनी यूनिवर्सिटी हमें रिकमेंड करती है, जो शेड्यूल भी देती है और जो हम देखते भी है प्रैक्टिकली करके, जो 4 लीटर HMO की स्प्रे 1/2 इंच ग्रीन या ग्रीन टिप के आसपास करती है, जो लोग उसको छोड़ दिया है कुछ लोगों ने या करते नहीं है, उसकी वजह से भी माइट ज़्यादा बगीचों में आती है। और दूसरा ये समझना पड़ेगा हमें कि जो एक जीवन चक्र है इंसेक्ट और पेस्ट का, उसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर आप माइट को 100% किल करने के बारे में सोचेंगे तो जितने हमारे प्रेडिटर है जो उस पर आश्रित है वो भी मर जाएंगे। माइट जो अमूमन अब आजकल हम देख रहे हैं कि 3 तरह की माइट हमें ज़्यादा परेशान करती है। एक हमारा यूरोपियन रेड माइट आती है, एक हमारा 2 स्पॉटेड माइट आती है, एक हमारी रसेट माइट आती है। तो अगर हम देख रहे हैं कि एक चौथी और माइट होती है जो एक मित्र माइट होती है। तो जो एक दिन में 50 से लेकर 60 माइट को खाती है। इसमें फार्मर क्या गलती करता है कि जितना ज़्यादा आप इंसेक्टिसाइड की ओर जाएंगे उतना ज़्यादा आपके माइट और पेस्ट का प्रकोप बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रकृति ने सुनिश्चित करा है कि जीवन चक्र बनाया है, एक के दूसरे पर आश्रित है। अगर आप उस प्रक्रिया को डिस्टर्ब करेंगे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और माइट का केमिकल से पूर्णतः इलाज पॉसिबल ही नहीं है पूरी दुनिया में, जो आज तक हमने सीखा और पढ़ा है। इसीलिए हमारे को प्रेडिटर माइट का होना भी जरूरी है। लेडी बग, जिसको हम पहाड़ी भाषा में तोता मामा भी बोलते हैं, उसका होना बड़ा जरूरी है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रेडिटर होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। हर चीज बीमारी, हर बीमारी बगीचों में होनी चाहिए, मगर उसकी तादाद और मात्रा। यहाँ उदाहरण के लिए मैं बागवानों को बताना चाहूँगा, जो हमारी 2 स्पॉटेड माइट है उसकी जो मादा है वो 50 से लेकर 60 बच्चे को पैदा करती है। जैसे ही आप क्लोरोफोरिफॉस, जिसको अब ट्रेड नेम से डरमेट के नाम से भी लोग जानते हैं, उसकी एक प्रचलन है कि उसकी स्प्रे करते हैं। जैसे आप उसको स्प्रे करेंगे वो बूस्ट होगी और वो 2 से 250 तक भी बच्चे पैदा करेगी। तो इससे आपने डिस्टर्ब कर दिया पूरा इकोसिस्टम। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अच्छे तरीके से बिना वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किए अपने बिहार पर हम स्प्रेज नहीं कर सकते। अगर हमें जरूरत है तभी हम करें। लोगों को एक समझना पड़ेगा कि जो TSO या HMO की हम नॉन यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन देती है वो एक्चुअल में खुद इंसेक्टिसाइड है, उसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। और हमें ये प्रैक्टिकली भी अपने बगीचों में देखा कि 4-5 साल से हम भी इंसेक्टिसाइड को अवॉइड कर चुके हैं। अब हमें माइट की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है और वो ऐसे ही कंट्रोल हो जाती है। जो इकोसिस्टम है उसके बिल्कुल बिल्कुल। और हमें बहुत ही इतना प्रोग्रेसिव या इतनी आगे की सोच भी नहीं रखनी कि हर बीमारी का इलाज दवाई नहीं हो सकती। तो आपको ये देखना पड़ेगा अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी इन्वायरमेंट के साथ कि हम क्या चीज कर रहे हैं अपने बगीचों में। जी, तो सर जैसे हम आपने कहा कि हमें देखना, जीवन चक्र को देखना पड़ेगा कि जो मित्र कीट है वो उनको खाते हैं, लेकिन अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ही अटैक कर दे उनके खेतों पे जो माइट है, तो उसको बिना रसायनों के किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, क्योंकि इतनी जल्दी आती नहीं थी, तो अभी हमने भी जो या नॉन यूनिवर्सिटी ने जो भी एडवाइजरी जारी किया, क्योंकि फूल का समय चल रहा है, इस समय पर आप किसी भी तरह का केमिकल या ऑयल स्प्रे नहीं कर सकते। फिर से अगर आप ऑयल स्प्रे करेंगे तो आपका जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया वो भी बाधित होगी, क्योंकि ऑयल ऊपर से लेयर बना देगा केसर के ऊपर। तो हमें अभी कुछ भी नहीं करना है।
हमें पेटल फॉल का इंतजार करना है। जब पूरी तरह पंखुड़ी पात हो जाए बगीचों के अंदर, तब जाके आप स्प्रे की ओर जा सकते हैं। और जो पहली ट्रीटमेंट आपको करनी है वो 2 लीटर HMO की पीनट साइज पे करनी है। अच्छा। जो नॉनी के द्वारा शेड्यूल में भी दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं अपने बगीचों में। उसके बाद अगर फिर भी बहुत मात्रा में आती है तो हमारे पास एक्रेसाइड और माइटीसाइड अवेलेबल है जी। तो अभी इस्तेमाल, और ये मैं बागवानों को बताना चाहूँगा, जब भी आप इस तरह के से कोई भी स्प्रे करते हैं तो नज़दीकी जो हमारा उद्यान विभाग अधिकारी है वहाँ पर संपर्क करें। KVKs में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, हमारे मिशोबरा जाए, जब तक आप पता नहीं करेंगे। और सबसे ज़रूरी है कि आपके पास लेंस होना चाहिए। अगर आप लेंस के माध्यम से देखने में असमर्थ है, आपको पता नहीं लग रहा, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी पता, फिर आप कुछ लगभग 80 से 100 पत्ते सैंपल के तौर पे लेबोरेटरी ले जाइए, वहां पर चेक कीजिए कि तादाद कितनी है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि प्रीडेटर कितने हैं, दुश्मन कितने हैं, या हम कितनी मात्रा में हमें स्प्रे की ओर जाना चाहिए। स्प्रे करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जी। तो सर, जैसे आपने बताया कि हमें देखना पड़ेगा कि अपना पौधा कैसा है, हमारे जो मित्र कीट है वो कितने हैं और जो बुरे कीट है वो कितने हैं। तो अगर हम स्टडी की बात करें तो अपने पौधे को किसान कैसे समझ सकते हैं, स्टडी कैसे करें अपने पौधे को? सबसे ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा कि आज आप देखेंगे कि हमारे पहाड़ में वेस्टर्न कल्चर आ गया है जी। परिवार से दूर होते बगीचों से दूर होते जा रहे हैं परिवार, शहरों में बसने लगे, बगीचे गांव में लगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि या तो हम खुद मॉनिटरिंग, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण समय है आजकल का। जब से फूल आने शुरू होते हैं, जब तक फ्रूट सेट नहीं होता, तब तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर आप खुद जाए तो बहुत अच्छा है, या केयर टेकर आपका जो भी है, आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बगीचों में जाके। हर दिन आपको बगीचों में जाना पड़ेगा, पत्ते चेक करने पड़ेंगे, कीड़े कितने प्रकार के हैं, कौन हमारे पहचान करनी पड़ेगी। सबसे आसान तरीका तो आज ये है कि आप अपने गूगल पे जाके वहां पर लिख लीजिए, आपका बुक अवेलेबल नहीं है, वहां पर लिख लीजिए कि हमारे मित्र कीट कौन से और दुश्मन कीट कौन से, आप उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आप खुद समझ जाएंगे कि हमें किस समय पर क्या करना है। माइट बहुत ही सीरियस इशू जरूर है, मगर इतना भी नहीं है कि इतना पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है, ये इजिली मैनेज भी हो जाती है। कई लोग क्या करते कि भी एक किसान ने, अगर ये बात गांव में जैसे चलती है कि माइट आ गई और स्प्रे करने की, या हम जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर की बात सुनते हैं तो सब लोग दुकानों की ओर भागना शुरू करते हैं और शॉपकीपर से लेके सीधा डायरेक्ट स्प्रे करते हैं, माइट है या नहीं है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बगीचों में जाके मॉनिटर करना पड़ेगा, कम से कम 50 पत्तों की जांच करनी पड़ेगी कि उसकी मात्रा कितनी है। अगर आपके 4 और 5 माइट है तो वहां पर आपको स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके ज्यादा माइट है तो तब जाके आप उसके प्रबंधन की ओर जाएंगे जी। तो सर, जैसे हम माइट की बात कर ही रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो माइट है वो कितना प्रभाव डाल रहे हैं हमारे पौधों पे, और या फिर हम ये कहें कि जो हमारे फल है उसकी गुणवत्ता पे क्या प्रभाव डालते हैं? हमें समझना पड़ेगा कि आजकल का जो समय है, 2 स्पॉटेड माइट का समय है, वो आई है। यूरोपियन रेड माइट अभी एग के रूप में, क्योंकि 2 स्पॉटेड माइट बच्चे को पैदा करती है और वो डायरेक्ट एग देती है और एग हैच हो गया। अभी एग तो हमारे ऑयल से कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि जो यूरोपियन रेड माइट है, जो पत्ते का शेप होती है, जो ऊपर का भाग होता है जहां क्लोरोफिल बनता है, तो जो यूरोपियन रेड माइट है वो नीचे रहती है और भोजन करने ऊपर आती है। अच्छा, ऊपर आपको मिल जाएगी। और अगर आप बैक साइड में देखेंगे लीफ को, आजकल के समय में वो जो 2 स्पॉटेड है वो नीचे से ही खाना शुरू करती है और उसकी छन्नी सी बना देगी। आपको ऐसा दिखेगा कि पारदर्शी तरीके से कि डॉट से पड़े हैं। लोग इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं तो आप एक प्लेन पेपर लेके उसके बीच में पत्ते को ऐसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे उसमें ब्लड लग जाएगा। तो आप उससे देख सकते हैं कि कितना ब्लड लगा है। और अगर आपके पास एक अच्छा लेंस है तो आप एग तक देख सकते हैं कि एग की तादाद कितनी है या प्रीडेटर माइट कौन सी है। इसके लिए आपको जरूर या तो पिक्चर का माध्यम से या यूनिवर्सिटी के KVK में या कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आपको पहले देखनी पड़ेगी कि माइट कौन सी होती है, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए पहले फार्मर को। ऐसा ना हो कि आप गलत प्रैक्टिस करें।
जी। और सर जैसे हम आजकल ये भी देख रहे हैं, आपने भी कहा कि जो साल दर साल है हमें उत्पादन जो है सेब का वो कम देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हिमाचल जो है कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट उत्पादन में रहा है बिल्कुल, सेब बिल्कुल। के, लेकिन अब कम हो गया है। तो उसके मेन कारण क्या सिर्फ जो वायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन ही है या फिर और भी कोई कारण है? और भी इसमें कारण है जी। कि लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे कि भाई जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा फिल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जी। आज भी लोग मधुमक्खियों के बक्से गलत तरीके से रखते हैं जी। और छुपा के रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, जबकि मधुमक्खी के बक्से ओपन जगह पे उनकी जो अंदर बाहर जाने का रास्ता है उसको सूरज की ओर और ऊंचाई पे रखना पड़ेगा जहां गर्मी हीट हो ज्यादा, और एक जगह कट्ठे कट्ठे रखने पड़ेंगे। लोग उसको बांट देते हैं जिससे वो कंपटीशन रहता है आपस में। आपको मधुमक्खियों का रोल समझना पड़ेगा। और दूसरा जो मुझे महत्वपूर्ण चीज लग रही है कि पिछले कई वर्षों से, खासतौर पर तब से जब से हरित क्रांति आई, तो हमारी डिपेंडेंसी मुझे लगता है कि 100% केमिकल पे हो चुकी है। 100 साल से ऊपर का इतिहास हो चुका है, लगभग 110 साल तक सेब आके हो, तो सेकंड या थर्ड जनरेशन पे हमारी लैंड है, मगर उस जमीन को हमने उपजाऊपन खत्म कर दिया है केमिकल फर्टिलाइजर। तो हमें कहीं ना कहीं नेचुरल फार्मिंग की ओर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जरूर अपने कदम लेने होंगे, क्योंकि अगर आपकी भूमि सही नहीं है, अभी हमने जो डाटा इकट्ठा किया है उसके आधार पे हमने देखा है कि हमारे जो हिमालयाज है यहाँ पर सुपर और पोटाश की इतनी कमी है ही नहीं, एक्सेस पहले ही है, फिर भी हमारा फार्मर उसको डाल रहा है। जमीन भी खराब कर रहा है और जिससे जो प्रक्रिया है उस को भी डिस्टर्ब कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा सॉइल का पीएच है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, डाउन हो चुका है। लगातार लोग यूरिया का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कई सालों से सस्ता मिल जाता है और सब्सिडी में मिल जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज की जरूरत है। हमें मुल्वेजिंग बैक्टीरिया की जरूरत है। जब तक आप भूमि को उपजाऊ नहीं रखेंगे तो फल कैसे लगेंगे? बहुत बार आपने देखा होगा न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने केमिकल से सारे जो हमारे बैक्टीरिया है हमारे सॉइल में, फ्रेंडली बैक्टीरिया जो पुश करते, नाइट्रोजन, सुपर, पोटाश के अलग अलग बैक्टीरियाज आते, अगर वो सॉइल में नहीं होंगे, अपटेक नहीं करेंगे, तो न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगी फूल के लिए? जी बिल्कुल। तो हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। सर जैसे हम बात करते हैं कंपोस्ट की, कि जो भी पत्ते हैं या फिर जो भी हम छिट्टे निकालते हैं सेबों से, कि उसको कंपोस्ट करके फिर से खाद बनाई जा सके। लेकिन जैसे ये बीमारी है, जैसे ये कीट माइट लगा है पौधों में, तो उसका जो बचता है, उसकी जो रेजिड्यू बचता है, क्या उसको कंपोस्ट करके फिर से पौधों में डालना सही है? देखिए, जब आप उसकी एक प्रक्रिया होती है, बहुत सारे जो छिट्टे आप पत्तियां इकट्ठे करते हैं उसके ऊपर एक प्रक्रिया है कि उसके ऊपर यूरिया का छिड़काव किया जाता है। जी। अगर आपको लगता है कि भाई पेस्ट ज़्यादा है तो आप उस पे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके भी उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब आप डिकम्पोस्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। और फार्मर को देखना पड़ेगा कि जो सर्दी की मैनेजमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा आप बीमारियों से बचा सकते हैं अपने बगीचों को। लोग अभी देखते हैं, आप अपनी भूमि को साफ रखें, पत्तियां और छिट्टे को इकट्ठे करके उसको डिकम्पोस्ट कीजिए, उसकी खाद बनाइए, यूज़ भी हो जाएगा। और दूसरा हमें देखना पड़ेगा कि अगर आपके फंगल डिजीज ज़्यादा है, जैसे स्कैब रोग है, अल्टरनेरिया, मार्स, तो 15 किलो यूरिया को आप एक 200 लीटर पानी में घोल के नीचे फ्लोर में स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे गल जाएंगे पत्ते, डिकम्पोज, हाईली नाइट्रोजन किल करता है फंगस को। तो फार्मर को जो सर्दी की मैनेजमेंट है, नोनी के द्वारा जो शेड्यूल दिया जाता है उसमें ब्लाइटॉक्स की स्प्रे आती है, वो भी उसी लिए होती है। ऑयल जो आप करते हैं, जो इतने भी इंसेक्ट पेस्ट है, वो अंडे, खासतौर पर ज़्यादातर अंडे देते हैं। तो जैसे उसके ऊपर आपके सेंजो स्केल है, जितने भी ये दुश्मन कीट है, लगभग ज़्यादातर कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी आपको हमने पहले भी बताया कि जो हमारे फ्रेंडली पेस्ट है, जिसमें हमारे चिड़िया से लेकर वो भी किसी न किसी तरीके से इंसेक्ट को कंट्रोल करने में मदद। तो हमें देखना पड़ेगा कि पर्यावरण के चारों और सारी चीजें घूम रही है, और जितना आप एक्सेस यूज केमिकल का करेंगे, चाहे सॉइल में चाहे स्प्रे के माध्यम, उतना हार्मफुल रहेगा। जी, तो मतलब कि जितना ज़्यादा प्राकृतिक तौर पे खेती की जाए, और जो मित्र कीट है और जो पक्षी आपने बताया,
उनके लिए इजी रहेगा और वो जो कीट है वो खा लेंगे, जैसे माइट। एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। हम 100% केमिकल पे भी नहीं जा सकते, या हम 100% शायद अभी इस काबिल भी नहीं है कि ऑर्गेनिक पे जाए। अभी सर्च चली है नेचुरल खेती पर, हमें देखना पड़ेगा कि रेशो को हम कैसे कम करें। अगर मैं अपनी ही बात करूं, एक वक्त हम शायद 80 से 90% तक आश्रित हो चुके थे केमिकल पे। आज अगर मैं देख पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि 60 से 70% तक हम नेचुरल या ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, और कुछ भाग में तो हम 100% ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम जो जरूरत है, जब तक आप नीड बेस प्रैक्टिस पे नहीं जाएगा हमारा फार्मर, जिस चीज की जरूरत है उस पे जाएगा। सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग, उसके बाद लीफ एनालिसिस। आज न्यूट्रिशन का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है फार्मर। क्यों? जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपके पौधे को चाहिए क्या, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? हम भी जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले हमें ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है, यूरिन टेस्ट के लिए बोलता है, पहले हमारी जांच की जाती है। और हम सेब को या मिट्टी को अलग क्यों मान रहे? भूमि को तो ऐसे भी माँ का नाम दिया गया, वो भी सजीव है, पौधे सजीव है, तो इन्हें भी दर्द होता है। और हमें समझना पड़ेगा कि जिस भी पौधे मतलब जिस भी हमारी खेत को जिस भी चीज की जरूरत है, उसी के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करें। जब आप इस चीज पे जाएंगे तो डेफिनेटली इंसेक्ट पेस्ट का मैनेज प्रबंधन भी अच्छे से होगा हमारे बगीचों में। जी बिल्कुल। तो सर, आपने हमारे शो में आया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है परागण प्रबंधन से संबंधित और जो माइट का समस्या है उससे संबंधित हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने परागण संबंधी जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं और अपने खेत को है अच्छा बना सकते हैं और उत्पादन आपका बढ़ा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अंक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।